थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें अपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम ऑफ अ वेसल, तो एक केस हमने प्रीवियसली कवर किया हुआ है सिमिलर टू दैट वी आर टॉकिंग हियर। It says a vessel of depth 2h is half filled with a liquid of refractive index 2√2 and the upper half with another liquid of refractive index √2. And liquids are immiscible, so there will be a separate boundary. And it says the apparent depth of the inner surface of bottom of vessel निकालना है। So अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी एक वेसल में अगर दो लिक्विड भरे हैं या दो सरफेसेस एक के ऊपर एक आ जाती हैं तो अपरेंट डेप्थ सिंपली सेपरेटली ऐड कर दी जाती है। दिस इज डेप्थ h, दिस आल्सो डेप्थ h। Here mu1 is given as 2√2, here mu2 is given as √2। और जब हम ऊपर से देखते हैं if this is the observer's eye, तो हमको इस बॉटम की डेप्थ निकालनी है। टोटल डेप्थ इज 2h, सो h apparent हम दोनों का यूज कर लेंगे, दिस h by mu1 plus h by mu2, दैट्स व्हाट यू नीड टू मेक यूज। मैं यहाँ पे भी जो केसेस ले रहा हूँ आपको सारे फॉर्मूले जो आपने रिविजन चेकलिस्ट में करे हैं लिस्ट करा है, उसी के एप्लीकेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलने वाले हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू बिल्ड अपॉन। सो अपरेंट डेप्थ हियर इज h by mu1 plus h by mu2, so simply it is h by 2√2 plus this h by √2 and that will be 2√2 will be the LCM. So here h plus 2h, that will be 3h by 2√2. That's the answer for this problem. Thank you, Poji. Here another concept which is related to solid angle used in ray optics and mainly in case of refraction of light. This fraction of light coming out of water. यहाँ पे situation ये दी गई है, case is like there is a small source of light placed at some depth below the surface of water, where refractive index is given in a tank of large cross-sectional surface area, मतलब बड़ा टैंक है। Neglecting any reflection from the bottom and absorption by water, percentage of light that emerges out of water क्या होगी? अब देखो, if this is water at a depth h, if we have placed a source of light, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस लाइट सोर्स से जो लाइट क्रिटिकल एंगल पे इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी वो ग्रेस कर जाएगी इन ऑल डायरेक्शंस। दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा सी और बाकी बाहर की सारी लाइट अंदर आ जाएंगी और इसके बीच में जितनी भी लाइट होगी दैट विल बी गोइंग आउट ऑफ द कोन इन दिस मैनर लाइक दिस। सो इस सोर्स से जो भी लाइट निकल रही है इन ऑल डायरेक्शन से, इफ इट इज ऑफ पावर p वॉट, तो p पावर में से सिर्फ इस कोन में जो लाइट है वो वाली लाइट यहाँ से बाहर निकल जाएगी, दिस विल बी p आउट, बाकी सारी लाइट अंदर आ जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ लाइट और परसेंटेज ऑफ लाइट दैट इमर्जेस आउट ऑफ द सरफेस। परसेंटेज इमर्जिंग लाइट अगर हम बात करेंगे तो ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं इन दिस सिचुएशन दिस p आउट व्हिच इज गोइंग आउट डिवाइडेड बाय p टोटल इनटू 100%, दिस व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। और यहाँ पे p आउट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्योंकि दिस p वॉट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 डायमेंशनल स्पेस इन अ सॉलिड एंगल 4 पाई। तो ये 4 पाई सॉलिड एंगल में 4 पाई स्टेरेडियन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और जो p आउट जा रहा है ये ओमेगा स्टेरेडियन में जा रहा है, वेयर ओमेगा इज द सॉलिड एंगल ऑफ दिस कोन, वेयर ओमेगा यू राइट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज थीटा सी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग द सॉलिड एंगल, आप कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाइए, बेसिक मैथ्स में देयर इज अ सेपरेट सेक्शन आई हैव मेंशन्ड अबाउट सॉलिड एंगल अंडरस्टैंडिंग, आप उसको देख लीजिए। पुराने वीडियोस हैं बट बहुत फंडामेंटली एक्सप्लेन है। इफ यू जस्ट गो थ्रू विद दैट, तो दैट सॉलिड एंगल एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस। सो दिस p आउट वेयर इट इज कमिंग आउट, सो डायरेक्टली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं p out is equals to p divided by 4 pi multiplied by omega. So this gives p by 2 1 minus cos theta c. Here sin theta c we know it is 1 by mu, or mu is 4 by 3, it is 3 by 4. The value of cos theta c will be root of 7 by 4 we are going to use. So directly we are getting the value of p out by p is equals to 1 by 2 1 minus root 7 by 4. So this multiplied by 100% will give us into 100 कर दीजिए. That's what actually we want to calculate, percentage escape of light. So into 100%, that's the answer for this problem. Small calculation part is there that I'm leaving up to you. Thank you, Poji.
सो दिस अनदर केस जहाँ पे लाइट कभी भी किसी ग्लास स्फीयर से रिफ्रैक्ट होती है, इसके ऊपर भी अलग अलग तरह के केसेस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं. हैव अ लुक ऑन दिस. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्फीयर, वेयर इट सेज अ लाइट रे एंटर्स अ सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू √3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री. Now it says the rays both reflected and refracted at the farther surface of the sphere. तो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे निकालना है. तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, सिचुएशन इज लाइक दिस कि वी आर हैविंग अ स्फीयर, इसका म्यू दिया हुआ है हमें √3 और इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हो रही है. सो विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन कैलकुलेट कि ये किस एंगल पे अंदर एंटर होगी, θ1, और से इट इज ओनली थीटा. सो यू कैन राइट बाय स्नेल्स लॉ sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 sin θ. सो यहाँ पे आप वैल्यू sin 60 डिग्री डालेंगे, इट इज √3/2. दिस गिव्स sin θ इज इक्वल्स टू 1/2, मीन्स वैल्यू ऑफ θ वी आर गेटिंग इज 30 डिग्री. सो अगर ये 30 डिग्री पे आ रहा है तो ऑन द अदर साइड ऑल्सो बीइंग अ कॉर्ड, ये 30 डिग्री पे ही इंसिडेंट होगा. फाइनली अगर ये 30 है और ये भी 30 है तो फाइनली लाइट बाहर भी 60 पे ही आएगी. अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि एक स्फीयर पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल पे एंटर हो रही है दूसरी तरफ उसी एंगल पे इंसिडेंट होगी, तो बाहर का इमरजेंस एंगल भी इंसिडेंट एंगल के हमेशा बराबर होता है. और अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें तो रिफ्लेक्टेड लाइट सेम एंगल पे जाती है, यानी दिस एंगल विल ऑल्सो भी 30 डिग्री. और क्वेश्चन में पूछा गया रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड का एंगल, सो इफ दिस एंगल इज अल्फा, यू कैन सी दिस 30, दिस 60, तो डायरेक्टली यू कैन राइट अल्फा इज 180 माइनस 90, दिस कम्स आउट टू बी 90 डिग्री. दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उससे थोड़ा सा जूझना और कैलकुलेशन करना, ज्योमेट्री यहाँ पे मेनली यूज होती है, आपको केयरफुल रहना, रिजल्ट क्विकली यू आर गोइंग टू गेट. थैंक यू भोजी. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन के केस की बात करेंगे एट अ स्फेरिकल सरफेस, और वो भी क्वेश्चन जो बनाया गया है वो आई लेंस से रिलेटेड बनाया गया है. कई बार क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स इसको लेंस का क्वेश्चन समझ लेते हैं, लेंस फार्मूला ट्राई करने की यूज करते हैं, बट यू नीड टू बी केयरफुल विद द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, जो मैंने हमेशा आपको बताया कि आप केयरफुली मैनेज कीजिए, बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे. Just have a look on language, that's more important here. Here it says the eye can be regarded as a single refracting surface and the radius of curvature of the surface is equal to that of cornea. और eye में cornea bulging होता है, outside होता है, आपको पता है, और इसका वैल्यू 7.8 mm दिया हुआ है, radius of curvature. This surface separates two media of refractive indices, mu1 is 1, mu2 is 1.34. That directly indicates mu1 is that of air outside and 1.34 is the refractive index of liquid inside cornea. अगर ये cornea है, बाहर पे mu1 1 होगा और inside mu2 is 1.34. It is asking us to calculate the distance from the refracting surface at which the parallel beam of light will come to focus. तो ये हमारा eye lens है inside. तो जब इस पे पैरेलल बीम आके इंसिडेंट होगी तो ये हमेशा ध्यान रखें, फॉर पैरेलल बीम यू विल बी टेकन एट इन्फिनिटी. अब ये लाइट इंसिडेंट होगी तो कहाँ कन्वर्ज होगी, दैट्स व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट. तो विल यूज रिफ्रैक्शन फार्मूला which gives mu2 by v minus mu1 by u is mu2 minus mu1 by r, where r is the radius of curvature that is already given to us. Left side negative, right side positive, that's the convention we are going to use. So if you just substitute, it is 1.34 by v. This part becomes 0 because u is infinite. This 1.34 minus 1 is 0.34 divided by r. R will be taken as plus 7.8, this 7.8. So directly you are getting the value of v, which is 0.34 upon 7.8 multiplied by 1.34. And all the calculations will be in millimeters in this case because 7.8 is given in mm, so that will be the result. Calculation part I am leaving for you as an exercise, क्योंकि अब calculation के बारे में हम previous सारे cases में इतनी बात कर चुके हैं कि अब it should not be a hurdle for you to handle such calculations.